हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने आपके चैप्टर बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक से जो है क्वेश्चंस लेकर आया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आप लोग सेशन को लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बाल विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 7। तो आंसर करिएगा आप लोग, कितनी अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है बाल विकास को? तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी 4। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी है? पहला है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था है जो चलती है आपकी जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है जो चलती है 6 से 12 वर्ष तक। तीसरी अवस्था है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था है जो चलती है 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक चलती है। और चौथी है आपकी प्रौढ़ावस्था। चौथी है प्रौढ़ावस्था जो चलती है 18 प्लस। ठीक है, 18 के बाद से जो है चलती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इनको याद रखिएगा, कब से कब तक कौन सी अवस्था चलती है ये याद रखिएगा आप लोग। और कितनी है? 4 अवस्थाएं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग हरलॉक के अनुसार। चूँकि हरलॉक के अनुसार जो है क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी एग्जाम में, तो इन्होंने कब से कब तक जो है अवस्थाएं मानी और कितनी अवस्थाएं मानी है, तो इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने हरलॉक ने 11 अवस्थाएं दी हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो इन्होंने 11 अवस्थाएं मानी। कौन कौन सी हैं? तो पहली है हरलॉक के अनुसार गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था है जो कि चलती है फर्टिलाइजेशन से आपके निषेचन। फर्टिलाइजेशन से निषेचन से जन्म तक। निषेचन से जन्म तक चलती है। ठीक है, पहली अवस्था गर्भकालीन है। दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था है शैशवावस्था। कौन सी है? शैशवावस्था। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था को इन्होंने कब से कब तक माना है? तो जन्म से 2 सप्ताह। जन्म से 2 सप्ताह तक माना है। किसने? हरलॉक ने माना है शैशवावस्था को। ठीक है, तीसरी अवस्था है आपकी बचपनावस्था। बचपनावस्था जिसे इन्होंने माना है 2 सप्ताह से 2 साल तक, 2 ईयर तक। ठीक है, बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक इन्होंने माना है। चौथी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। चौथी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था है जिसे इन्होंने माना है कब से कब तक? 2 से या 3 से 6 वर्ष तक इन्होंने माना है पूर्व बाल्यावस्था को। 3 से 6 वर्ष तक माना है पूर्व बाल्यावस्था। एक 5वीं अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था जिसे माना है इन्होंने 6 से 12 वर्ष तक माना है उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये है आपका एक शैशवावस्था जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछता है कि शैशवावस्था को हरलॉक ने कब से कब तक माना है? तो जन्म से 2 सप्ताह तक। कब तक? जन्म से 2 सप्ताह तक शैशवावस्था को माना है, जबकि बचपनावस्था को 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये वाले जो है आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं हरलॉक के अनुसार, तो इनको जरूर से याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग 6वीं अवस्था कौन सी मानी इन्होंने? तो 6वीं है वयसंधि की अवस्था। वयसंधि की अवस्था मानी है। वयसंधि की अवस्था तो ये कब से कब तक चलती है? तो 12 से 14 वर्ष तक। 12 से 14 वर्ष तक को माना है इन्होंने वयसंधि की अवस्था। 7वीं अवस्था इन्होंने माना है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था माना है। पूर्व किशोरावस्था जिसे माना है इन्होंने
जिसे पूर्व किशोरावस्था को इन्होंने 13 से 17 वर्ष तक माना। कब से कब तक? 13 से 17 वर्ष तक माना है, ठीक है। 8वीं अवस्था है इनकी, 8वीं है उत्तर किशोरावस्था, 8वीं है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था कब से कब तक माना है? तो 18 से 21 वर्ष तक। कब से कब तक? 18 से 21 वर्ष तक माना है, ठीक है। नेक्स्ट है नवीं है, नवीं अवस्था इनकी कौन सी है? तो नवीं अवस्था है इनकी प्रौढ़ावस्था। नवीं है प्रौढ़ावस्था है। नवीं कौन सी है? प्रौढ़ावस्था है। कब से कब तक माना है? तो 21 से 40 वर्ष तक। 21 से 40 तक प्रौढ़ा माना है। और 10वीं अवस्था माना है। प्रौढ़ा के बाद मध्य अवस्था है, मध्य अवस्था जो कि 40 से 60 वर्ष तक चलती है, 40 से 60 वर्ष तक चलती है। और लास्ट है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था माना है 60 से ऊपर की अवस्था जो है वो वृद्धावस्था में आती है, ठीक है। तो ये 11 अवस्थाएं मानी है, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट है आपकी, पूछता है कि कौन सी अवस्था को हरलॉक ने कितने वर्ष तक माना है, तो कब से कब तक माना है? तो वो है आपका जन्म से 2 सप्ताह तक माना है, जबकि बचपन अवस्था को 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक माना है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग इनके बारे में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, आंसर है बी 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? ए है क्रो एम क्रो ने, बी है स्टैनली हॉल है, सी है फ्रॉयड, डी है डॉक्टर अर्नेस्ट ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने माना है? ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। किसने माना है? ये हो जाएगा क्रो एम क्रो ने। किसने माना है? क्रो एम क्रो ने बाल्यावस्था को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, ठीक है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एम क्रो ने, ठीक है। फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड के अनुसार जो है शैशवावस्था देखते हैं। फ्रायड के अनुसार फ्रायड ने क्या कहा है? तो फ्रायड ने कहा कि मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वो अपने जीवन के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, ठीक है। मनुष्य, ये फ्रायड ने कहा है, शैशवावस्था के बारे में डिफिनेशन दिया है कि मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है वह शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। जो कुछ बनना चाहता है वो स्टार्टिंग में 4 से 5 वर्ष तक की अवस्था में ही बन जाता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि चूंकि ये सभी जो है जितने भी स्टेटमेंट है ये यूपी टेट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और जब यूपी टेट एग्जाम में आते हैं तो ये इसमें भी चूंकि सिलेबस में दिया है तो इसमें भी आने की संभावना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। न्यूमैन के अनुसार देख लेते हैं, न्यूमैन ने क्या कहा है? तो न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था जो है मस्तिष्क और शरीर के लिए बहुत ही ग्रहणशील अवस्था होती है। न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील अवस्था होती है, ठीक है। न्यूमैन ने कहा। क्यों ये डिफिनेशन क्यों कहा गया? चूँकि शैशवावस्था में क्या होता है? सीखने की गति क्या होती है? तीव्र होती है, ठीक है। शैशवावस्था में जानते हैं कि पूरा शारीरिक विकास भी तीव्र होता है और सीखने की गति भी बच्चे में तीव्र होती है, ठीक है। इसलिए सभी ये मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था में शरीर और मस्तिष्क का जो है शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही क्या ग्रहणशील अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में आप यदि बच्चे को अच्छा सिखाते हैं तो सभी चीज़ें वो अच्छा सीखेगा, ठीक है। अगर वो खराब स्टार्टिंग में ही उसका जो है न्यू क्या होगी, खराब कर देंगे तो वो बड़ा होकर के भी क्या हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, खराब ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये न्यूमैन के अनुसार है। फ्रायड के अनुसार मैंने बताया कि मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वो 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, ठीक है। क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए क्रो एम क्रो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए है स्टैनली हॉल को, बी है पेस्टोलॉजी को, सी है पियाजे को, डी है वाइगोत्स्की को। तो करिएगा आंसर, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी, बी हो जाएगा पेस्टोलॉजी को। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को मानते हैं। बाल विकास का जनक किसको मानते हैं? स्टैनली हॉल को मानते हैं। बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को, जबकि बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को। और केवल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स को। किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को कहते हैं, ठीक है, जेम्स को कहते हैं। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और यदि कहे अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अधिगम
मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक, तो ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एबिंगहॉस को। किसको कहते हैं? एबिंगहॉस को कहते हैं। एबिंगहॉस को कहते हैं, ठीक है, एबिंगहॉस को कहते हैं, ठीक है। और आपका हो जाएगा एक शिक्षा मनोविज्ञान के भी जनक है। कौन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक? किसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक? तो ये कहते हैं थॉर्नडाइक को। किसको कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक को कहते हैं। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो देखते हैं बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी, बाल विकास के जनक स्टेनले हॉल, मनोविज्ञान के जनक जेम्स, अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी है पेस्टोलॉजी। और पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक ये पियाजे को कहते हैं, ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक पियाजे को कहते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने, ठीक है। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने, ठीक है। इनको वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावाद कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? सामाजिक रचनावाद के जनक वाइगोत्स्की को कहते हैं। पियाजे को संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक कहते हैं। संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक पियाजे को कहते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत है, इन्होंने सिद्धांत दिया है एमकेओ का स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है एमकेओ स्कैफोल्डिंग। और कौन सा दिया है? एक दिया है निजी वार्ता, प्राइवेट टॉक, निजी वार्ता। इन्होंने इन शब्दों का जो है यूज़ किया, एमकेओ स्कैफोल्डिंग, निजी वार्ता, और एक है जेडपीडी, ठीक है। एमकेओ क्या होता है? तो मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, बच्चा उसी से सीखता है। ये कहते हैं कि बच्चा उसी से सीखता है जो इससे ज़्यादा जानता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो स्कैफोल्डिंग में इसका जो है पाड़ भी इसको कहते हैं, पाड़ या मचान भी कहते हैं, ठीक है, पाड़ या मचान भी कहते हैं इसको, ठीक है। या जो अस्थायी सहायता देना, स्कैफोल्डिंग क्या होती है? अस्थायी सहायता देना होता है। इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में स्कैफोल्डिंग में बच्चे को क्या किया जाता है? अस्थायी सहायता दी जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप बच्चे को जो नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, नर्सरी में पढ़ रहा है, तो उसको क्या पेन जो है पेंसिल पकड़ना आप पहले सिखाते हैं, ठीक है, पेंसिल पकड़ना उसको सिखाते हैं। तो क्या आप हमेशा उसको पेंसिल से जो है पकड़ना सिखाते रहेंगे, हमेशा लिखाते ही रहेंगे? आप एक समय मतलब तभी तक जो है सिखाते हैं उसको जब तक वह सीख नहीं पाता है, ठीक है, तब तक जो है आप उसके हाथ से पकड़ के ये पेंसिल से लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये अस्थायी होता है। हमेशा जब बच्चा सीख लेता है तो आप वो खुद ही लिखने लगता है, तो ये क्या होता है? अस्थायी सहायता होती है, ठीक है। इस शुरुआती दौर में जो दी हुई सहायता होती है वो अस्थायी होती है, उसी स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। निजी वार्ता क्या होता है? बच्चे जो है वाइगोत्स्की ने निजी वार्ता क्या है? बच्चे खुद से बातें करने को, वाइगोत्स्की ने निजी वार्ता कहा है। क्या कहा है? निजी वार्ता कहा है, ठीक है। जबकि इसे जो है पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम केंद्रित कहते हैं, ठीक है। खुद से बातें करने को पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, जबकि वाइगोत्स्की निजी वार्ता कहते हैं, ठीक है। जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? बच्चा पहले खुद से स्टार्टिंग में खुद से ही सीखता है, ठीक है। बच्चा पहले यहाँ पे खुद से ही सीखता है, कोई भी कार्य शुरू करता है खुद से ही करता है, और जहाँ तक वो सीख सकता है, जहाँ तक बच्चा खुद से पहुँच सकता है वहाँ तक तो सीखता है, लेकिन बाद में लास्ट में उसको क्या है? किसी की आवश्यकता पड़ती है और उसके द्वारा जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चा जो है जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचता है, फिर जहाँ से दूसरी की आवश्यकता होती है वहाँ से वो दूसरी की आवश्यकता लेता है, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये क्या होता है? जेडपीडी होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा स्टार्टिंग में स्वयं जो है कोई भी कार्य शुरू करता है, जबकि स्कैफोल्डिंग में स्टार्टिंग में उसे अस्थायी सहायता दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया वाइगोत्स्की के अनुसार, कुछ इंपॉर्टेंट था ये सभी वाइगोत्स्की के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। तो आंसर है यहाँ पे आपका बी पेस्टोलॉजी, ठीक है, बी पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। बाल्यावस्था को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है बाल्यावस्था को? कितने
कितने भागों में क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। कितने? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। रॉस के अनुसार भी देख लेते हैं इन्होंने कैसे जो है डिवाइड किया है, ठीक है। कितनी अवस्थाएं बताइए? रॉस के अनुसार जो है बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 है। रॉस के अनुसार 4 है। कौन कौन सी? तो पहली आपकी है एक शैशवावस्था, जिसे रॉस ने 1 से 3 वर्ष तक माना। कब से कब तक? 1 से 3 वर्ष तक रॉस ने माना है, ठीक है। दूसरी है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, जिसे इन्होंने माना है 3 से 6 वर्ष तक। कब से कब तक? 3 से 6 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तीसरी है उत्तर बाल्यावस्था, रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था है सॉरी उत्तर बाल्यावस्था है, और ये कब से? 6 से 12 वर्ष तक। कब से कब तक चलती है? 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। चौथी अवस्था कौन सी है? तो वो किशोरावस्था है। चौथी अवस्था किशोरावस्था है, जो चलती है आपकी 12 से 18 वर्ष तक, जो चलती है 12 से 18 वर्ष तक। ये रॉस के अनुसार है, ठीक है। तो रॉस के अनुसार ये 4 अवस्था है, इनको याद रखिएगा आप लोग। तो बाल्यावस्था को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2। एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी है विकास हमेशा रेखीय होता है, सी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, डी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें से आंसर करिएगा आप लोग, कौन सा आंसर सही है आपका? तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये सही है। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है आपके सही है, ठीक है। क्योंकि विकास क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि क्या होती है? एक समय में रुक जाती है, ठीक है। एक निश्चित समय पे वृद्धि आपकी आके रुक जाती है, जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका दोनों होना चाहिए, ठीक है। दोनों है यहाँ पे है, ठीक है। सभी की विकास दर क्या होती है? समान नहीं होती, ठीक। ये बात सही है, क्योंकि किसी में क्या विकास की गति धीमी होती है, किसी में तीव्र होती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका दोनों होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ए है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी है स्मृति का विकास, सी है अवबोधन की क्षमता, डी है तर्क एवं निर्णय। कौन सा मानसिक विकास से संबंधित नहीं है? तो आप माइंड का यूज इसमें कहाँ कहाँ कर रहे हैं? कौन सा जो है वर्ड जो माइंड से रिलेटेड है, कौन सा वर्ड है? तो आपका स्मृति का विकास, ये भी सही है, ठीक है। अवबोधन की क्षमता, ये भी सही है, ये भी जो है मस्तिष्क से ही संबंधित है, ठीक है। तर्क एवं निर्णय, ये भी क्या है? माइंड से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई इससे जो है नहीं संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ए है लखनऊ, बी है इलाहाबाद, सी है आगरा, डी है वाराणसी। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर करिएगा आप लोग। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी इलाहाबाद, ठीक है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन संबंधित है। ए है अंतः संबंध का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, सी है अंतः क्रिया का सिद्धांत, डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। अंतर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि विकास के सभी जो है पक्ष क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है अंतर संबंध का विकास संबंध का सिद्धांत, ठीक है। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत ठीक उसी तरह से ही है, ठीक है। अंतःक्रिया का सिद्धांत सभी क्या होते हैं? एक तरह से मतलब एक जो है ये भी क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। और एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चा क्या होता है? पहले अपने पूरे शरीर का जो है प्रयोग करता है, ठीक है। पहले अपने पूरे शरीर का यूज़ करता है, फिर जाके छोटे छोटे अंगों का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है।
एक आपका बताया था मैंने वर्तुलाकार, ठीक है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, ठीक है, वर्तुलाकार या चक्री विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार या चक्री विकास का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है कि विकास की गति क्या होती है, चक्री रूप में चलती है, ठीक है। एक बार क्या होती है, शैशवावस्था में तीव्र होती है, फिर बाल्यावस्था में आके धीमी हो जाती है, फिर जो है किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, फिर क्या होती है, धीमी होती जाती है। तो ये क्या होता है, एक चक्र की तरह चलता रहता है, ठीक है। तो यह होता है वर्तुलाकार या चक्री विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है आपका बी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ए है बौद्धिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास, डी संवेगात्मक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो किसका होता है? ए हो जाएगा बौद्धिक विकास का। किसका होता है? बौद्धिक विकास का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। डी किसी बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है कौन सा होता है? तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। ए है विकासात्मक विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है सांख्यिकी विधि, डी है मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो आंसर करिएगा आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर करिएगा, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, विकासात्मक विधि। कौन सी हो जाएगी? विकासात्मक विधि, ठीक है। विकासात्मक विधि में आप जो है बच्चे के सभी पक्षों का आप जो है अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विकासात्मक विधि में कौन कौन से पक्ष आते हैं आपके? PCSE मैंने बताया था आपको, ठीक है। पी से क्या? फिजिकल यानी कि शारीरिक हो जाएगा, शारीरिक पक्षों का जो है विकास जो है उसका जो है शारीरिक पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं। सी से आप कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं, इसके जो है। एस से क्या हो जाएगा? एस से आपका हो जाएगा सोशल, सामाजिक पक्षों का अध्ययन। ई से इमोशनल, संवेगात्मक पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। भाषा पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? विकासात्मक विधि के अंतर्गत आप सभी पक्षों का जो है अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोत्तम विधि होती है यही, ठीक है, इसीलिए ए हो जाएगा विकासात्मक विधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए है एकीकरण का सिद्धांत, बी है विविधता का सिद्धांत, सी है निरंतर का सिद्धांत, डी है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है इसमें से? तो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? कौन कौन सा? एक विकास का सिद्धांत आपका एकीकरण का सिद्धांत है, और कौन सा है? विविधता का भी सिद्धांत होता है, निरंतरता का भी सिद्धांत होता है, और कौन सा होता है? तो डी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विकास की जो गति जो है दिशा क्या होती है? सामान्य से, विकास की दिशा कहती है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो यहाँ पे जो कि दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो इसलिए आपका ये आंसर गलत है, यहाँ पे डी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। एकीकरण का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत और परिमार्जितता का सिद्धांत है। और कौन सा है? वर्तुलाकार या चक्री सिद्धांत है, वर्तुलाकार या फिर चक्री सिद्धांत है। अंतःसंबंध का सिद्धांत है, तो ये सभी क्या है? विकास के सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, बी है निरंतर, सी है पूर्ण, डी है अपूर्ण। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? क्या हो जाएगा? बी।
आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा निरंतर। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जबकि वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित जो है समय तक चलती है, एक निश्चित समय तक ही चलती है, ठीक है। वृद्धि और विकास में अंतर आपको पता ही होगा, ठीक है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है? गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। विकास वृद्धि जो है आपके विकास में शामिल है, ठीक है। विकास में आपकी वृद्धि शामिल है, परंतु वृद्धि में विकास नहीं शामिल है, ठीक है। विकास में आपके विकास के अंतर्गत वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। विकास क्या होती है? एक जटिल प्रक्रिया होती है। विकास कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि क्या है? एक सरल प्रक्रिया है, ठीक है। सरल प्रक्रिया है वृद्धि, ठीक है। तो ये हो गया विकास और वृद्धि के बारे में, अंतर याद रखिएगा आप लोग। 14 है क्वेश्चन नंबर। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। ए है सामान्य से विशिष्ट तक, बी है सिफेलोकॉडल, सी है प्रॉक्सिमोडिस्टल, डी है भाग से संपूर्ण तक। तो क्या हो जाएगा आंसर? रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। रीढ़ की हड्डी क्या होती है? पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होगी, फिर क्या होगी? अन्य अंग जो है दूर दूर के अंग क्या होते हैं? विकसित होते हैं, ठीक है। दूर दूर के अंग आपके क्या होते हैं? विकसित होते हैं। पहले क्या? रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। तो ये किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? तो ये क्या? निकट, पहले निकटवर्ती या केंद्रीय जो है अंगों का विकास होता है। पहले निकट के अंगों का विकास होता है, फिर क्या होता है? केंद्रीय अंगों का विकास जो है, केंद्रीय निकट या केंद्रीय अंगों का विकास होता है, फिर जो है दूर के अंगों का विकास होता है। तो यही क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। यहाँ पे सी हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। पहले निकट के अंगों का विकास होगा, फिर उससे दूर के अंगों का, ठीक है। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। सिफेलोकॉडल कहता है कि पहले सिर जो है, सिफेलोकॉडल जो है सिर से पैर की ओर विकास को बताता है, सिर से पैर की ओर की विकास को बताता है, ठीक है। ये सिफेलोकॉडल होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी है प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ए क्षैतिज, बी है लंबवत, सी क्षैतिज और लंबवत दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो किसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा? सी क्षैतिज और लंबवत दोनों। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा क्षैतिज और लंबवत दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए है इंद्रियगामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो है चारों पियाजे के अनुसार जितने भी 4 चरण इन्होंने दिए हैं उनका नाम लिखिएगा, और जो है कब से कब तक चलती है ये अवस्था जो है आप लोग ईयर भी बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो कौन सी इसमें नहीं है? सी हो जाएगा, इसमें नहीं है। कौन सी नहीं है? उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, ठीक है। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था इसमें से नहीं है। इंद्रियगामक अवस्था कब से कब तक चलती है? तो 0 से 2 वर्ष तक। ये सन याद रखिएगा, कौन सी अवस्था जो है, वर्ष याद रखिएगा कब से कब तक जो है कौन सी अवस्था चलती है, ठीक है। एग्जाम में ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिन्ह पियाजे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इनकी दूसरी अवस्था, और ये क्रम से याद रखेगा कि पहली अवस्था इंद्रियगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी जो है अमूर्त इसको कहते हैं तीसरी को, या फिर इसे कहते हैं तीसरी को अमूर्त भी कहते हैं, और क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? आंसर ये आपका सी है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका सी है, ठीक है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। और डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है, ये तीसरी है, और ये चौथी कौन सी है? तो चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको आप लोग। 0 से 2 वर्ष तक ये चलती है पहली, 2 से 7 वर्ष तक दूसरी चलती है, और 7 से 11 वर्ष तक तीसरी चलती है, और औपचारिक 11 से ऊपर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए है एरिक्सन द्वारा, बी है स्किनर द्वारा, सी है पियाजे द्वारा, डी है कोहलबर्ग द्वारा। तो आंसर करिएगा आप लोग। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा?
आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा, ठीक है। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? पियाजे ने की है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर बात किया है। एरिक एरिक्सन किससे संबंधित है? मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है किसने? एरिक एरिक्सन ने, जिसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है। कितने? 8 अवस्थाएं बताई है, ठीक है। स्किनर किससे संबंधित है? स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। अनुक्रिया, पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपन सिद्धांत, ठीक है। आरएस थ्योरी भी कहते हैं इनके सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने, ठीक है। या सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इनके सिद्धांत का नाम है। कोहलबर्ग किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है किसने? कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इन्होंने 3 जो है अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी है परंपरागत अवस्था। तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था, ठीक है। ये कोहलबर्ग के अनुसार है, ठीक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, पूर्व परंपरागत अवस्था या फिर पूर्व नैतिक अवस्था भी कहते हैं। दूसरी नैतिक अवस्था या परंपरागत अवस्था। तीसरी उत्तर परंपरागत अवस्था या फिर उत्तर नैतिक अवस्था, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं हैं नैतिक विकास की, जिसे कोहलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई? ए है पियाजे, बी है चोम्स्की, सी है वाइगोत्स्की, डी है स्किनर द्वारा। तो भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे बस क्या है, मैंने इसके बारे में बताया, बस यहाँ पे क्या है, वर्ड्स क्या है, बदले हुए हैं। वर्ड्स यहाँ पे क्या है, बदले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका सी है, वाइगोत्स्की, ठीक है। इन्हें जो है, इन्होंने निजी वार्ता जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे निजी वार्ता कहते हैं, ठीक है। इसे ये आंतरिक भाषण कहा है। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसने दी है? तो वही वाइगोत्स्की, निजी वार्ता या फिर आंतरिक भाषण, ठीक है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, चोम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चोम्स्की ने दिया, ठीक है। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? ए है 86वें संविधान संशोधन, बी है 50वें संशोधन, सी है 52वां संविधान संशोधन, डी है 22वां संशोधन। तो संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? शिक्षा एक, तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गया है, जिसके अंतर्गत आपका जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, ठीक है। इस 21A जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, नया आर्टिकल जुड़ा 21A, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं? ए है फ्रेडरिक फ्रॉवेल, बी है जॉन डेवी, सी है जीन पियाजे, डी है ग्राहम गिब्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा जॉन डेवी, बी हो जाएगा। जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहते हैं, ठीक है। जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहते हैं। इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एग्जाम में आती है। इनकी पुस्तक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। और स्कूल्स ऑफ टुमारो, द स्कूल्स ऑफ टुमारो इनकी पुस्तक का नाम है। और एक है स्कूल्स एंड सोसाइटी
स्कूल्स एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये 3 पुस्तकें हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रायः बच्चों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ए है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बी है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, सी है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, डी है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो बालकों का जो है प्रायः बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, अवाचिक समूह बुद्धि का परीक्षण। ठीक है, समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समूह में किया जाता है, एक साथ जो है समूह में किया जाता है अवाचिक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं। ए है स्टर्न, बी है बिने, सी है टर्मन, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा इसका आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है? तो वह है टर्मन। कौन है? टर्मन है। ठीक है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? टर्मन को कहा जाता है। ठीक है, स्टर्न ने क्या किया था? IQ बुद्धि लब्धि बराबर क्या किया था? इन्होंने MA/CA दिया था। ठीक है, ये IQ बराबर MA/CA यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया था स्टर्न ने। ठीक है, जबकि टर्मन ने क्या किया था? IQ में क्या किया था? 100 का मल्टीप्लाई किया था। 100 का मल्टीप्लाई किया था MA/CA में मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। 100 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। ठीक है, तो इसीलिए बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो टर्मन माने जाते हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के जनक बिने को क्या कहते हैं? बुद्धि परीक्षण का जनक कहते हैं। बुद्धि परीक्षण का जनक किसको कहते हैं? परीक्षण का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बिने को। किसे कहते हैं? बिने को कहते हैं। और इन्होंने मानसिक आयु का सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। किसने दिया था? तो ये दिया था बिने ने। किसने दिया था? बिने ने। ठीक है, तो इतने जो है याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आप लोग, ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ए है व्यंजन वर्णों का, बी है स्वर वर्णों का, सी स्वर एवं व्यंजन दोनों वर्णों का, डी है शब्दों का। तो आंसर करिएगा आप लोग, अनुकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले शिशु किसका अनुकरण करता है? व्यंजनों का, स्वर वर्णों का, या फिर दोनों का, या फिर केवल शब्दों का? तो किसका करता है सबसे पहले? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, शब्दों का। किसका करता है? शब्दों का। ठीक है, पहले क्या, जैसे पापा बोलता है पापा, मम्मा, ठीक है, मम्मा, तो ये सभी क्या शब्द ही है। कैसे है? शब्द ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? ए है जन्म से ही, बी है 3 महीने पर, सी है 6 महीने पर, डी है 1 वर्ष पर। तो बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 6 महीने पर। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 6 महीने पर। ठीक है, 6 महीने से जो है बच्चा जो है थोड़े थोड़े जो है कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दे, जैसे माँ, माँ, पा, पा। ठीक है, धीरे मतलब पा, ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ए है वुडवर्थ, बी है रॉस, सी एनास्टेसी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? आंसर करिएगा आप लोग, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? बी, रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। ठीक है, वुडवर्थ ने बताया व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, वातावरण का गुणनफल होता है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस ने कहा है। और वुडवर्थ ने व्यक्ति का व्यवहार को बताया कि आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन इतने ही थे आज, और आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आकस्मिक किशोरावस्था के, आकस्मिक चूँकि किशोरावस्था के क्या है? किशोरावस्था के 2 सिद्धांत है। ठीक है, किशोरावस्था के
दो सिद्धांत है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत है एक, दूसरा आपका है क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत है। और इसे किसने जो है दिया है, दोनों का नाम आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा इसके बारे में, ठीक है, किसने जो है दिया है इसको, ठीक है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आंसर आप लोग ज़रूर करिएगा कमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।